नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर। पहला सवाल। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, उस विद्वान का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन को आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। तो हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मग्न होना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है। तो आलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवार महिला संत का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आलवार महिला संत का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंडाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधूत किसे कहते हैं। ये प्रश्न नेट में पूछा गया है। तो अवधूत किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद के वैरागियों को। तो रामानंद के वैरागियों को अवधूत कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखनाथ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था। तो नीमा किस कवि की माता का नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो कबीरदास के माता का नाम था नीमा और उनके पिता का नाम था नीरू। तो नीरू और नीमा ये कबीरदास के माता पिता का नाम है।
इसके अलावा ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था और कबीरदास की जाति क्या थी। तो कबीरदास की जाति थी जुलाहा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या माना जाता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सबसे पहले सूची 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले संप्रदाय का नाम आता है शास्ता पूजक संप्रदाय। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो संप्रदाय है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो शास्ता पूजक संप्रदाय ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केरल। तो शास्ता पूजक संप्रदाय जो है ये केरल के अंतर्गत आता है। इसके बाद सहजिया संप्रदाय। तो सहजिया संप्रदाय जो है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये जो है बंगाल के अंतर्गत आता है, सहजिया संप्रदाय। इसके बाद पंचसखा संप्रदाय। तो पंचसखा संप्रदाय जो है ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। और फिर वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं आते हैं? तो वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। तो नामदेव जो हैं ये वैष्णव धर्म के संस्थापकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी रामानुज, मध्वाचार्य और निम्बार्क ये जो हैं ये वैष्णव धर्म के संस्थापकों के अंतर्गत आते हैं, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी आपका ए, बी और सी जो है बिल्कुल सही है, रामानुज, मध्वाचार्य और निम्बार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक तर्क दिया गया है, तो बताना है इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, क्योंकि। तो फिर से पढ़ते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म के सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य या आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, क्योंकि
बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसके अंतर्गत आता है? तो फिर से पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संत रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है संत रामानंद को। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी नेट में कई बार पूछा गया है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसुर की, धनहरि। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसुर की, धनहरि। तो रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्तमाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवत 1375 से 1700। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1375 से 1700। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त नामावली के लेखक का नाम क्या है? तो भक्त नामावली के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्रुवदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो मूल गोसाई चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेणी माधव दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने।
तो गुरु अर्जुन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालिदास। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली किस राज्य की भाषा मानी जाती है? तो मैथिली किस राज्य की भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहार। तो ये जो है बिहार के अंतर्गत आती है मैथिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। तो सरहपा जो हैं ये अधिकांश इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इनका समय जो है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका समय जो है वो 8वीं शताब्दी है। तो इनके समय को लेकर कई विद्वानों का आपस में मतभेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जो जिण शासन भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवसेन। तो देवसेन इसके कवि हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका चीनी तिब्बती। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला पत्र या प्रथम पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदंत मार्तंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निषाद। हिंदी विषय पर प्रथम
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि या लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले हिंदी विषय पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद की अंतिम संपूर्ण कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है वो मंगलसूत्र कहा जाता है, परंतु वो एक अधूरा उपन्यास है। परंतु प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है, संपूर्ण कहानी, वो कफन मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा माना जाता है? तो भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंडो आर्यन। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न भी नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्वशी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोपाल, मध्य प्रदेश। तो भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारत के पहले राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तो गुप्त जी को भारत का पहला राष्ट्र कवि माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला एकांकी कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक घूंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आदिकाल या वीरगाथा काल, फिर मध्यकाल या भक्तिकाल, फिर उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और फिर अंत में आधुनिक काल या गद्य काल। तो 4 खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। तो ये पंक्ति जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो फिर से पढ़ते हैं। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो फिर से पढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 22 भाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के सबसे पहले दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सबसे पहले दैनिक समाचार पत्र, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधावर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? तो भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भक्ति। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो संत साहित्य या संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर से। तो पंढरपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जपू जी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महला। संत रैदास किसके शिष्य थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संत रैदास किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तो अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अंगवधु में दादू दयाल की रचनाएं संग्रहित हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अकबर जो है वो दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परम ब्रह्म। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय
चलाया। तो फिर से पढ़ते हैं, दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सत्य नामे संप्रदाय चलाया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है। तो भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है, तो उस कृति का नाम क्या है या उस रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुरसाजी आढ़ाकृत विरुद्ध छिहत्तरी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, दुरसाजी आढ़ाकृत विरुद्ध छिहत्तरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया इस पंक्ति के बारे में कि इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती बरसें अंबर भीजे बूझे विरला कोई। तो धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके भी लेखक हैं कबीरदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाको राखे साइयाँ मारी सके ना कोय। इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ये एक पंक्ति है, अक्सर जो है आम तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जाको राखें साइयाँ मारी सके ना कोय। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही। तो तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही। तो इस पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये भी आम तौर पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस पंक्ति का अपने बातचीत में। तो यहाँ पर बताना है कि इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटि जतन पर बोधिए कागा हंस ना होए। तो कोटि जतन पर बोधिए कागा हंस ना होए, इसके भी कवि हैं कबीरदास। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। इसके कवि का नाम क्या है या इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? तो फिर से पढ़ते हैं, सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुफ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन
क्या माना गया है? ये प्रश्न भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तसव्वुफ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी साधकों में महिला संत का नाम क्या है? तो सूफी साधकों में महिला संत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राबिया। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? तो हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? उस विद्वान का नाम क्या है या उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मगही किस भाषा की उपबोली मानी जाती है? तो मगही किस भाषा की उपबोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मराठी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मराठी। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था कि मगही किस भाषा की उपबोली मानी जाती है, वो राजस्थानी नहीं होगा, वो बिहारी होगा। मगही जो है ये बिहारी के अंतर्गत आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मगही जो है, मगही बिहारी भाषा की उपबोली मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस इंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठी। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड। तो क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठ। तो कंठ से ही क वर्ग का उच्चारण होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इच्छुक।
कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नारी। यहाँ पर जो री है वो छोटी ही नहीं होगा, वो बड़ी ही होगा। तो यहाँ पर जो छोटी दी गई है वो गलत है। नारी शब्द में बड़ी ई का उपयोग होता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसके जो है संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटमल शब्द क्या है? तो खटमल जो है किस लिंग के अंतर्गत आता है? तो खटमल जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। खटमल जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सी शब्द देशज है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? तो इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? तो इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी, बयार। तो बयार जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा हवा के और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पवमान, प्रकंपन, समी, प्रभंजन, समीरण, आबहवा, वातावरण, प्रभात, चलन, मारुत, वाति, व्याप्ति, तान, प्राणवायु। तो ये सभी जो हैं ये हवा के पर्यायवाची हैं। यहाँ से अधिकांश प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इससे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खियाँ मारना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर जो है एक मुहावरा प्रश्न दिया गया है। तो मक्खियाँ मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेकार बैठे रहना। इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? तो इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निशान चिन्ह, ये गलत है। यहाँ पर जो निशान है इसमें दंत सह नहीं होगा, तो यहाँ पर इसीलिए ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है। बाकी आपका नगर शहर ये बिल्कुल सही है।
नशा मद ये बिल्कुल सही है। नारी स्त्री ये भी सही है, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो है अर्थ का अनेकार्थक शब्द पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अर्थ के अंतर्गत आते हैं कारण, मतलब और धन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अर्थ मतलब अंग्रेजी में जिसको रीज़न कहते हैं, तो रीज़न जो होता है इसका एक और अर्थ होता है कारण, मतलब, और अर्थ को जो है धन से भी तुलना की जाती है, तो अर्थ जो है धन भी होता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।